हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग काम कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सेशन पे, और प्रैक्टिस सेशन में हमारे अभी तक 29 वीडियो आ चुके हैं। और 29 वीडियोज़ में हमने काफ़ी सब्जेक्ट कवर अप कर लिए हैं, और इस टाइम चल रहा है हमारा प्रोडक्शन। ओके, और जो जो सब्जेक्ट कवर अप किए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। दैट इज द पहला है कि आपका ये टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन। थर्ड इज थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन चल रहा है इस टाइम, और आज जो है प्रोडक्शन का लास्ट वीडियो जाएगा, और इसके बाद स्टार्ट होगी थर्मोडायनेमिक्स। अब जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं हमारे पास ना, जैसे थर्मो बचा हुआ है, एचएमटी बचा हुआ है, आरएससी बचा हुआ है। अब इजी सब्जेक्ट है, बहुत उसमें डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्ट वाले मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कवर कर दिए जिससे कि अच्छे से आप लोग रिवीजन भी कर सको। ओके, और जो है प्रैक्टिस सेशन है सबके लिए यूज़फुल है, कोई भी बच्चा दे रहा हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए दे रहा हो, यूपीएससी एई के लिए दे रहे हो आप पेपर, एसएससी जेई देने वाले हो, या फिर पीएसयू का कोई एग्जाम देने वाले हो, हर जगह ईएससी के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और आज जो है वीडियो वो है मशीनिंग का सेकंड पार्ट। मशीनिंग का पहला पार्ट 3 दिन पहले आ चुका है, और आज सेकंड पार्ट आया है, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाइए। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने यहाँ पे। ये इतना ऐसा नहीं देना चाहिए। इसका तो एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला मैं याद कभी नहीं करता हूँ, कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, मतलब याद होता ही नहीं मुझे तो। देखो, पहली बात तो दी गई है कि 400 विड्थ है और 800 लेंथ है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि मशीनिंग जो कर रहे हैं हम अलॉन्ग द हाईएस्ट लेंथ के अलॉन्ग कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी का रेशियो है रिटर्निंग में और कटिंग में, पहले कटिंग है इधर रिटर्निंग है, वो 2:3 है, और कटिंग का दिया हुआ 24, तो नॉर्मल कॉमन सेंस से आ जाएगा आंसर 36 आ जाएगा रिटर्निंग का। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 800 और 50-50 दोनों साइड ओवर ट्रेवल और अप्रोच है। देन 900 डिस्टेंस आ गया, और टी साइकिल निकालेंगे हम कि एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है। तो 900 अपॉन 24,000 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि ये वो मीटर पर मिनट में था, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पर मिनट है, उसको सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो सेकंड में निकालेंगे, तो हमारा जो सॉल्व करने में 15/4 आ गया आंसर। 15/4 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले, देन आगे बढ़ते हैं अब। हमारा जो साइकिल पीरियड है वो 15/4 आ गया, t इक्वल टू 15/4। ओके, तो आगे हम करेंगे। तो 400 काटना है हमें। देखो, टूल ऐसे बढ़े, लेकिन फीड हम उसको ऐसे देंगे ना, इस डायरेक्शन में, टूल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फीड उधर देंगे। तो इसमें बोला गया है कि 400 वाइड है, तो पर साइकिल 2 mm काट रहा है, मतलब कि 200 साइकिल हमें चाहिए पूरा काटने के लिए। ओके, और एक साइकिल के लिए कितनी वेलोसिटी थी, 15/4।
और मिनट में निकालना है तो 60 का डिवाइड कर दो, तो 15 चौका 4, 4 से 50, 4, 12:30 के आसपास आएगा आंसर, मतलब 13 मिनट आ जाएगा। ओके, पहले का सी, ठीक है ना, पहले का सी आंसर आ गया। इसमें 5 mm कुछ लिया हुआ है यार, 5 mm कहीं दिया है क्या? ठीक है, यही 12:30 आएगा, इसमें 5 mm पता नहीं वो दे दिया है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 31 का आंसर सी हो गया। 32 ट्राई कीजिए। अब वो एक ही क्वेश्चन था जो कि इतना हैवी था, और सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे और थ्योरेटिकल टाइप के, तो आपको 20-22 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन करने के लिए, और फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, ट्राई करिए। 32 ट्राई कीजिए। देखो, देखो, हॉबिंग की बात की गई है, गियर हॉबिंग के बारे में बात की गई है, तो गियर हॉबिंग का मेन काम होता है, देखो बता देता हूँ मैं। गियर हॉबिंग से मेनली हम एक्सटर्नल गियर्स बनाते हैं विथ ए वेरी एक्यूरेसी। ओके, गियर हॉबिंग से। और अगर बात की जाए इंटरनल गियर्स की, फिर बात करो वो कैसे बनाते हैं, तो वो बनाते हैं विथ शेपिंग विथ पिनियन कटर। इंटरनल गियर विथ पिनियन कटर, ये याद कर लो आप। ठीक है, और शेपिंग में अगर बोल दिया रैक एंड पिनियन, शेकिंग में रैक नहीं, रैक वाला बोल दिया अगर, सेविंग और रैक वाला बोल दिया, रैक कटर, तो रैक कटर बोल दिया है, तो उससे हम एक्सटर्नल गियर्स बनाते हैं एक मिनट के साथ। ठीक है, तो पूछा गया कौन सा सही फीचर नहीं है। देखो, हॉबिंग से हाई प्रोडक्शन रेट होता है, सही है। जनरेशन ऑफ हेल्थ गियर सही है। वेरी एक्यूरेट टूथ प्रोफाइल सही है, बट फॉर एक्सटर्नल, ये सब काम एक्सटर्नल गियर्स के लिए। गियर्स जनरेशन ऑफ इंटरनल गियर्स, ये एब्सर्ड है। तो 32 का डी हो जाएगा। 33 लगाइए। डबल स्टार्ट हब कटर है। ओके, पहली बात, डबल स्टार्ट मतलब कि हब जब एक बार पूरा घूमेगा, हब जो एक बार पूरा घूमेगा तो 2 टीथ काटेगा। ओके, तो हब जो है एक बार घूम रहा है तो दो दो टीथ काट पा रहा है। तो हब को कितनी बार घूमना होगा 40 टीथ काटने के लिए? 20 बार घूमना होगा। ठीक है, इसका मतलब हब जो है 20 बार घूमेगा, रोटेट करेगा, और 40 टीथ काटेगा। 40 टीथ काटेगा मतलब कि एक बार ब्लैंक रोटेट करेगा पूरा, समझे? तो रेशियो क्या आएगा? 20 बार हब को घुमाना है, एक बार पूरे ब्लैंक घुमाने के लिए 22 आना जाएगा आंसर। देन आंसर इज सी। 33 का, सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए 34। देखो यार, ये जो क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन पूछ दिया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन मुश्किल ही से निकाल पाना। देखो, हमें फार्मूला पता है एक tan फाइव वाला, कि r cos अल्फ़ा अपॉन 1 - r sin अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ इन्होंने दिया है 10। अब देखो यार, cos 10 का वैल्यू तो किसी को याद रहेगा नहीं, अभी कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे मुश्किल हो गया सॉल्व करना इसको। तो अब देख लो, ये आ गया। इसका तो सी एस का फार्मूला होता है कॉट फाइव प्लस tan फाइव माइनस अल्फ़ा, यही होता है ना? हाँ, tan फाइव माइनस, ये फार्मूला होता है, आप लगाइएगा। अल्फ़ा यहाँ पर 10 दिया हुआ है, कैलसी यूज करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। 34 का आंसर हमारा आएगा, जो दिया बता दे रहा हूँ मैं आपको, 34 का डी। ठीक, 35 ट्राई कीजिए। तो अब इसमें से अल्फ़ा 10 दिया, आप इसमें क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा उसमें। अब कैलसी चाहिए वहाँ पे। 35 ट्राई कीजिए।
देखो यार, इसमें बोला गया है कि कटिंग एंगल दे दिया है रेक एंगल, और सीयर एंगल दिया हुआ है 45। तो वेलोसिटी ट्रायंगल में आता है ये सिंपल ऐसे ही बनता है। देखो रेक एंगल 15 था, तो हमने ये निकाल लिया 75। इसके लॉन्ग आएगी कटिंग चिप की वेलोसिटी, इसके लॉन्ग आएगी कटिंग वेलोसिटी। तो सीयर एंगल दिया है 45, तो हमारा ये ट्रायंगल के हिसाब से ये आ जाएगा 60। तो हमें निकालना है VC और दिया है V। तो साइन रूल लगा देंगे, साइन रूल, और इसे सॉल्व आउट करने पे बनेगा हमारा ये इतना आ रहा है। और इसको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व आउट करने पे 28 के ऊपर ही आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ 0.67 था। तो ए लग रहा है मुझे आंसर, तो 135 का ए, एंड ए है भी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 36। पॉइंट, तो MRR की बात की गई है। तो सिंपल यार, देखो आपका जो फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू वेलोसिटी। तो फीड आपकी दी हुई है 0.8, डेप्थ ऑफ कट 1.5 इंटू वेलोसिटी 50,000। ओके, तो ये सॉल्व करने पे 1.2 इंटू दिस 60,000 mm³ आएगा आंसर। ओके, तो ये रहा बी, 136 का बी सही है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 37। फोर 37 ट्राई कीजिए। देखो देखो यार, ये क्वेश्चन बोला गया है कि अबाउट, ये पूछ रहे हैं अबाउट द कटिंग वेलोसिटी और कॉस्ट का रिलेशनशिप। सारे ऑप्शंस में यही पूछा है। तो देखो पहली बात, देखो कॉस्ट और वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है। मशीनिंग कॉस्ट अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो घटेगी। टूल कॉस्ट और टूल चेंज कॉस्ट दोनों इंक्रीज होंगे विथ इंक्रीजिंग। टूल कॉस्ट तो बढ़ेगा, टूल चेंज का हमें नहीं पता है, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमारा जो मेल ग्राफ बनता है ऐसे बनता है ऑप्टिमम ग्राफ, कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे पहले तो कॉस्ट घटेगी, उसके बाद एक ऑप्टिमम वेलोसिटी के बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो पहला वही दिया हुआ है, एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली रिड्यूसेस, देन आफ्टर ऑप्टिमम कटिंग स्पीड इट इंक्रीजेस। पहला सही है, पहला सही होते दोनों चले गए। अब हमारे पास थर्ड फोर्थ चेक करना है बस। हायर फीड रेट फॉर सेम कटिंग स्पीड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ये बोला है हायर फीड रेट फॉर सेम कटिंग स्पीड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है, अगर फीड रेट आप बढ़ा दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, तो 13 सही हो गया, तो आंसर आपका ए हो गया। 38 कीजिए।
देखो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ सिलिंड्रिकल और कॉनिकल वर्कपीस इज कॉल्ड हेलिकल मिलिंग। ठीक, हेलिकल मिलिंग एंड आंसर इज डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मिनिमम कटिंग वेलोसिटी क्या होगी इफ मशीन्स आर इक्वली रिजिड एंड टूल वर्क मटेरियल आर सेम। तो इक्वल स्पीड किसकी होगी? नहीं, सबसे मिनिमम किसकी होगी? सबसे मिनिमम होती ग्राइंडिंग की। ओके, तो 39 का बी। तो ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल। आप एक दो बार करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ट्राई 41, 40 ट्राई कीजिए। तो प्लेन मिलिंग की बात ये है, पूछा गया कि टेबल कैसे मूव करता है। तो ये प्लेन मिलिंग में हम टेबल को कैसे मूव कर सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनली भी, वर्टिकली भी, क्रॉस वाइज भी। ठीक है, तो ऑल दिया जाएगा। 40 कटिए, 41 ट्राई कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ड्रिलिंग ऑपरेशन एवरेज कटिंग स्पीड विल बी मैक्सिमम फॉर HSS ड्रिल। तो सिंपल सी बात है, देखो HSS की स्पीड हम क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं? ड्यू टू द हीट जनरेशन। हीट क्यों जनरेट होती है? ड्यू टू पावर। ओके, तो सबसे कम पावर जिसमें लगेगी सबसे कम हीट वहाँ जनरेट होगी। इसलिए हम सिंपली अगर फोर्स अगर कम F/V होता है मेनली पावर फॉर्मूला, अगर अगर फोर्स कम लग रहा है तो वेलोसिटी कम बढ़ा सकते हैं। तो फोर्स कम किस में लगेगा? यहाँ सिंपल दिख रहा है आपको, एल्युमिनियम सॉफ्ट होता है कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज थ्री। ठीक है, तो 41 का ए हो जाएगा। 42 ट्राई कीजिए। ट्राई 42। देखो इसमें बोला गया कि एक ड्रिल है, उसको 4 होल्स ड्रिल करने हैं। तो और उसकी वेलोसिटी दे दी गई है, उन्होंने डायरेक्ट वेलोसिटी दे दी है 22 मीटर पर मिनट। तो हमें निकालना सबसे पहले है कि क्या इसकी एन कितना है, रिवोल्यूशन कितना है, रिवोल्यूशन पर मिनट। क्योंकि उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे फीट को, तभी तुम्हारा आंसर आएगा।
तो हमने v को इक्वेट किया, पाई डी एन इक्वल टू इतना, तो n हमारा निकल के आ गया इतना। इतना हमें टाइम निकालना था तो हमने फोर्स पहले मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 होल्स हमारे पास है, ठीक है। और डेप्थ में जानी है 30 तक। 30 डेप्थ यानी देखो यहाँ पे वो समझ नहीं कर रहे कि ब्लाइंड होल है ओपन होल है तो क्या अप्रोच ले, वो नहीं ले रहा हूँ मैं। तो 30 mm थिकनेस है, अपॉन करेंगे एन इंटू फीड आपका ये रहा, ठीक है। फीड इंटू एन करेंगे तो तो कितना टाइम लगेगा और निकल के आ जाएगा। ओके, देन इसे सॉल्व आउट करने में 1.6 मिनट आंसर आ रहा है, 42 का बी। देन ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 43। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो एक कटर है जो कि गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, तो करते हुए टूट गया है। तो जो वर्कर्स है उसे चेंज कर रहे हैं, तो उस जो टाइम लगेगा चेंज करने का उसको हम क्या कहेंगे? तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिले। ओबियसली डिले ही हो रहा है एक तरीके से। ओके, वो कोई पहले से सोचा नहीं गया था कि हमारा ऐसा ऑपरेशन होगा, उसको हम ऑपरेशन कहेंगे। वो अचानक आया, उसको डिले कहेंगे, ठीक है। तो 43 का ए, 44 करिए। जो अभी पीछे क्वेश्चन था ना हॉबिंग के क्या एडवांटेज है, तो मैंने वहाँ पे आपको समझा था कि सेपर क्या करता है। तो वही क्वेश्चन आ गया गियर शेपिंग वाला। तो गियर शेपिंग मैंने बताया था कि दोनों टाइप का होता है, एक होता है रैक टाइप, एक होता है पिनियन टाइप। तो रैक टाइप वाले में एक्सटर्नल गियर के लिए करते हैं, और पिनियन टाइप वाला करते हैं हम लोग इंटरनल गियर्स के लिए, ठीक है। तो जनरेटिंग ये डी नंबर ऑप्शन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन है 44 का डी। 45 ट्राई कीजिए। देखो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें बोला गया है कि कटिंग स्पीड ऑफ मिलिंग कटर वाइल कटिंग ब्रास। तो देखो ये तो यार याद करना चाहिए, अगर याद होगा ठीक है, नहीं तो फिर बता दे रहा हूँ मैं। देखो 3-4 यहाँ दिए हुए हैं। अगर अगर ब्रास की मशीनिंग कर रहे हैं हम लोग तो स्पीड हो सकती है 45, नहीं रुक जाओ, पहले सबसे पहले मिनिमम स्पीड होगी आपकी विथ कास्ट आयरन 21 से लेके 30 तक। फिर होगी ब्रॉन्ज की 24 से लेके 45 तक, ठीक है। ब्रॉन्ज में आपका जिंक नहीं होता है। एंड फिर आएगा ब्रास, एक मिनट को तो लाइन्स में लिख देता हूँ जो मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। तो सबसे कम स्पीड हो गया कास्ट, अगर कास्ट आयरन है या फिर स्टील है तो वहाँ पे लेंगे हम लोग 21 से 30 मीटर पर मिनट। देन उसके बाद आता है आपका ब्रॉन्ज। तो जो ब्रॉन्ज है वो है 24 से 45 तक। देन आता है ब्रास, ब्रास में 45 से 60 तक। और एलुमिनियम, मैंने एलुमिनियम पीछे डिस्कस हुआ था ना, इसका काफ़ी हाई होता है, तो इसकी वेलोसिटी होती है 150 टू 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये सब मेटल जो कट होने हैं उस हिसाब से वेलोसिटी बताई गई है। ओके, तो ब्रास का क्या था? ब्रास का था 45 से 60, तो 45 का ये आंसर हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 46।
देखो यार, इसमें क्वेश्चन में हल्का सा ये मुझे भी बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। अगर किसी को मेरा आंसर गलत लगे तो वो एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं आता। मैंने तो यही पढ़ा था कि कोबाल्ट डालने से हार्डनेस अपडेट पड़ती है, लेकिन एक दो जगह मैंने चेक किया, दोनों का आंसर सेम दिया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि कोबाल्ट कोबाल्ट अगर डाल रहे हैं कहीं पे तो उससे हार्डनेस, देखो तीन चीज़ें घटती हैं। स्ट्रेंथ, शायद हॉट हार्डनेस बढ़ती है इससे, स्ट्रेंथ घटेगी, हार्डनेस घटेगी। हॉट हार्डनेस पता है ना कि मतलब कि हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस बढ़ेगी। हॉट हार्डनेस, हार्डनेस एंड वियर रेसिस्टेंस, तीनों चीज़ें घटेंगी ऑफ टंगस्टन कार्बाइड अगर हम कोबाल्ट ऐड कर रहे हैं उसमें तो। जब, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि इसका टफनेस जो है इंक्रीज़ होगा, और टफनेस इंक्रीज होगा मतलब कि ट्रांसफर रप्चर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ये मैंने पढ़ के ही बताया, पूरा एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शन देख लो, डिक्रीजेस द हार्डनेस दूसरा सही है, तो ये दोनों चले गए। इंक्रीजेस द ट्रांसवर्स रप्चर स्ट्रेंथ, तो थर्ड भी सही है। 2 और 3 हो गया आंसर, ठीक है। 46 का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 47। देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो मर्चेंट वाला साइकिल होता है उसमें क्या रिलेशनशिप होती है। तो 2 फाई प्लस साई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गामा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा। तो 2 फाई जो है आपका सीयर एंगल है, जो गामा है आपका फिक्सन एंगल है, और अल्फ़ा जो है आपका रेक एंगल है, ठीक है। रिलेशन याद कर लो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए, 47 का ए हो जाएगा। ट्राई 48। तो 48 क्वेश्चन में बोला गया कि कार्बाइड टूल्स आर जनरली गिवन नेगेटिव रेक एंगल, तो बिल्कुल सही है। और रीजन दिया हुआ है बिकॉज कार्बाइड टूल्स आर मेड फ्रॉम वेरी हार्ड मटेरियल, नहीं स्टेडियम तो सही है, बट रीजन इसका ये होता है कि जो कार्बाइड टूल्स होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बियर नहीं कर पाते, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसीलिए हम उसमें नेगेटिव रेक एंगल देते हैं, ठीक है। तो 48 का आपका भी हो जाएगा आंसर। ट्राई क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अप मिलिंग। तो अप मिलिंग तो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहीं पे, और आगे काफ़ी रिपीट होगा। अप मिलिंग में होता है ये ना, अप मिलिंग में होता है कि देखो हमारा जो वर्क पीस है ऐसे जा रहा होगा, और जो रोटर है आर्बर पे लगा हुआ कटर वो ऐसे घूम रहा होगा। मतलब देखो वर्क पीस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और कटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब कि वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट है, ओके। और एक चीज़ देख लो, अगर इसमें जो स्टार्टिंग में जो डेप्थ आएगी, मान लो ऐसे जा रहा है तो हल्का पहले थोड़ा सा काटेगा ना, जैसे आगे जाता जाएगा ये कटर अंदर घुसता जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग में थिकनेस जीरो होगी या मिनिमम होगी, उसके बाद थिकनेस मैक्सिमम हो जाएगी एट द एग्जिट, ओके। दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, जब ये ऐसे करके उल्टा ऊपर उठना चाह रहा होगा तो इस वर्कपीस को चाहे ऊपर उठाएगा, कोशिश करेगा। इसीलिए इसके स्टैंड जो होते हैं, जो इसमें लगाते हैं कि इसको होल्ड करने के लिए वर्कपीस को, बहुत स्ट्रॉन्ग लगाए जाते हैं, ठीक, रिजिड स्टैंड चाहिए होती है। 3 चीज़ें हो गई ना, और चौथा, 3 चीज़ें बहुत है, इतना ही पूछते हैं लोग, ठीक है। और जो डाउन मिलिंग होगा, डाउन मिलिंग में ही उल्टा हो जाएगा सारा, कि वर्क पीस ऐसे जा रहा है, हमारा कटर भी ऐसे ही जाएगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हो गई। और जब काटना शुरू करें तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम डेप्थ होगी, और जब इन बाहर निकलेगा तो मिनिमम डेप्थ होगी, ठीक है। और जो जो वर्क पीस की जो होल्डिंग्स है उसको उठाएगा नहीं, वो दबा के रखेगा, नीचे दबाएगा, और मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई। अब करते हैं अब मिलिंग का क्वेश्चन, यहाँ पे अब मिलिंग के बारे में है बस।
तो 49 में देखो पहला ऑप्शन दिया है, इसमें जो थिकनेस होती है इज जीरो एट द स्टार्ट ऑफ द कट एंड इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू जस्ट बिफोर द टूल डिसंगेज द वर्क पीस। ये सही है, सही है ना। मैंने ही बताया था आपको कि स्टार्टिंग में जीरो का, लास्ट में मैक्सिमम हो जाएगा। देन 49 का ए आंसर है। 50 ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 50 की बात की गई है। तो 50 बोला गया, पहला स्टेटमेंट है पिच ऑफ द ग्रिट, जो काटने वाला, पिच ऑफ द ग्रिट जो छोटे छोटे होते हैं, पिच ऑफ द ग्रिट कटिंग एजेस इज लार्जर देन पिच ऑफ द मिलिंग कटर। ऐसा नहीं है यार, वो छोटे छोटे ग्रिट होते हैं उसमें पिच हाई कैसे हो जाएगा। तो ये अपसर्ड है, तो ये काटते ही हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहो दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 तो ईजी है। कटिंग एंगल्स ऑफ द ग्रिट है द रैंडम ज्योमेट्री, रैंडम होती है कहीं भी ऐसे ऐसे, इसीलिए बहुत हाई पावर उसमें जाता है। दूसरा साइज ऑफ द चिप कट इज़ वेरी स्मॉल फॉर द ग्राइंडिंग, ये भी सही है, पाउडर टाइप निकलता है ऐसे बहुत बारीक। तो बी आंसर हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 51। और मैचिंग करने का एक ही तरीका, तो सबसे ईजिएस्ट लगे उसे पकड़ लो, उसे मैच करा दो सबसे पहले। देखो ये बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, टफ क्या बहुत डेप्थ में आ गया। टूल के बारे में इतना भी पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। आंसर देख लेते हैं। जितना मिला था सही कि नहीं, मैंने देखो मैंने इतना मिला लिया क्योंकि मैंने सी पे गया ड्रिल के बारे में। ड्रिल के बारे में हल्का पढ़ा पता होता है, हमें काफ़ी चीज़ पता होती है, सैंक होता है, ड्रिल बिट होता है सब। ठीक है, तो ड्रिल में गया। ड्रिल में ऑप्शन मुझे देखे 1 और 4, तो बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, तो ए का सी का मैंने इसलिए 1 मिला दिया था। तो सी का 1 मिला, टैग आ गया। सी का 1 मिलाते ही ये दोनों ऑप्शन ऑब्सोल्यूट हो गए, तो ए का 2 सेट हो गया, 2 सेट हो गए। अब उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या होगा। तो रीमर में फ्रंट टेपर होता है, ठीक है, रीमर में फ्रंट टेपर होता है। बी का 3 एंड डी का स्वीपर टूथ, मतलब 5, 23, 15 आंसर है। तो सी हो जाएगा 51 का सी। ट्राई 52 नंबर। तो इसमें बोला गया कि 2 चीज़ें दी गई हैं। देखो इसमें बोला गया है कि 2 चीज़ दी गई है। रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द गियर ब्लैंक, मतलब कि पाई डी हो गया, टू द लीड ऑफ द हेलिक्स, ये लीड होगा मतलब कि एक रिवोल्यूशन में कितना आगे जा रहा है।
अपॉन पी। तो इसको क्या बोलेंगे, डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करता है, अगर ये तो मुझे भी नहीं पता है। 52 का आंसर सी दिया हुआ है, एंगल सेटिंग फॉर द मशीन टेबल। ये एंगल सेट करता है फॉर द मशीन टेबल, ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है। और एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, नहीं कुछ तो दिया है। द वर्क पीस विल रोटेट अ फुल रिवोल्यूशन व्हेन द इंडेक्स क्रैंक इज मूव्ड बाई 40 रिवोल्यूशन, ये बोला गया है। द हेंस लीड ऑफ द मशीन, हेंस लीड ऑफ द मशीन इज इक्वल टू 40 इंटू लोड ऑफ टेबल फीड स्क्रू, लोड ऑन द मशीन होगा या फिर लीड, दोनों ही होगा। आगे गलत लिख दिया है कुछ, हैविंग नोन द लीडर, याद कर लो यार कि एंगल सेटिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 53। देखो 53 में जो आंसर है, जो इनफिल्ट्रेशन है, ये गलत है। इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है लो डेंसिटी एलॉय को हम लोग जो पोर्स होते हैं उससे फिलअप करते हैं, ओके, तो ये गलत हो गया। तो पहला जाते ही हमारे बचे सी एंड डी, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 2 और 4। तो देखो आंसर आपका आएगा साइजिंग एंड कॉइलिंग, ये होती है फिनिशिंग ऑपरेशन, हीट ट्रीटमेंट फिनिशिंग ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी चला जाएगा। तो 2 और 4 होगा, सी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 53 का सी आएगा, लेकिन इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो अकॉर्डिंग टू सी ही दिया है, लेकिन आंसर गलती से शायद मिसप्रिंट हो गया है, डी दे दिया है। तो 53 का सी आप मानिए, और 52 का भी सी था। 54 करिए। देखो इसे बोला गया कि जो पिन होती हैं, लोकेटिंग पिन, उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप पिन पिन क्या होता है, लोकेट करता है, होल्ड का काम करता है, तो पिन में बहुत वियर आएगा, ओके, तो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो 54 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 55। देखो ये भी जो क्वेश्चन है, जब से जो सबसे ईजीएस्ट लगे वो पकड़ लो आप, वी ब्लॉक पकड़ लो। वी ब्लॉक क्या होता है, वो सिलिंड्रिकल लोकेशन को दिखाता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा डी का 4 हो जाएगा, और डी का 4 होते ही ये दोनों ऑप्शन ऑब्सलीट हो गए, और बी का 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया, ठीक है। देन हम आते हैं सी पे, डायमंड पिन्स पे मान लेते हैं। तो डायमंड पिन के लिए है 2 और 3, 2 और 3 है तो टर्निंग फिक्सर एंड रेडियल लोकेशंस। तो यहाँ पे याद कर लो कि जो डायमंड पिन होते हैं वो रेडियल लोकेशंस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और सी का 3 होते हैं 1 3 4, 1 3 4 हमारा एक ही ऑप्शन में है, सी में, ठीक है। 55 का सी। और अगर याद करना है तो ये वाला याद कर लो, ए का 5 होगा, ए का 5 ड्रिल जिग्स। ट्राई 56 नंबर।
तो यहाँ पूछा गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, अबाउट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो होगा क्या इससे, कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो देखो पहला हेक्सा ब्लेड, तो काफ़ी ब्लेड होते हैं उसमें, तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे कटर लगे होते हैं। हेक्सा आपने देखा है ना, मिलिंग कटर उसमें काफ़ी सारे होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स तो बहुत ज़्यादा ही होता है। और बचा पार्टी लाइन। पार्टी लाइन होता क्या, देखो ऐसे होता है, मान लो कि रॉड यहाँ फिक्स है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये टूल ऐसे लग जाएगा, यहाँ सिंगल पॉइंट कटर होगा, ये रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इसकी फीड रेडियल डायरेक्शन में होगी और ये काट देगा, पार्टीशन कर देगा। तो 56 का डी आंसर, ट्राई क्वेश्चन 57। दो चार डाटा है, इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं इसे। तो अगर एन की वैल्यू 0.08 से 0.2 है तो एच एस हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। 0.1 से 0.15 है तो कास्ट एलॉय। 0.2 से 0.5 कार्बाइड, एंड सबसे हाई होता है सिरामिक्स 0.5 से 0.7। ठीक है, इसके टेम्परेचर और वेलोसिटी हम लोग पिछला जो था उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पूछा इसके बारे में, कार्बाइड टूल के बारे में। तो कार्बाइड टूल कहाँ से कहाँ तक था, 0.2 से 0.5 तक। तो कौन सा बेस्ट सुटेबल लग रहा है आपको आंसर बताइए। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, 57 का, हाँ ये बेस्ट सुटेबल लग रहा है। तो 57 का व्यू क्या, 58 नंबर ट्राई कीजिए। तो सरफेस फिनिश की बात की है, सबसे पहले हमारा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है उसे, वो है फीड, कितना फीड दे रहे हैं। तो जो फीड है उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ऑप्टिमम कटिंग स्पीड, द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमम कटिंग कंडीशन, द रिक्वायरमेंट वुड पुट अ लिमिट ऑन मैक्सिमम फीड। ठीक है, देख रहे हो ना एप्स का 8 आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो 58 का ए, 59 ट्राई कीजिए। दो, बोला क्या, लार्ज रेक्टेंगल मीन्स लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग टूल, कटिंग एज। तो सिंपल बात है, देखो ये रेक्टेंगल अगर आप इसको बढ़ाओगे तो टूल हमारा जो पतला हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। देन पहला सही है। कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विथ रेक एंगल, कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विथ रेक एंगल, ये भी शायद सही होता है कि अगर आप कटिंग टॉर्क रेक एंगल अगर आप बढ़ाते हैं तो कटिंग टॉर्क घटता है, मतलब पावर कंजप्शन घटता है। ये बेसिकली रिलेटेड होता है हमारा शियर स्ट्रेन से। वहाँ से अगर हम, जो पिछली वीडियो मैंने बताया था शियर स्ट्रेन से रिलेट करते हुए पूरा बताया था, वही इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, क्या दिया हुआ, 59 का सी दिया हुआ, हम बहुत सही है। 59 का सी, 60 ट्राई कीजिए आप। तो गैंग मिलिंग की बात की गई, इसमें बोला, इसमें होता क्या है कि इसमें कई सारे कटर होते हैं, प्रोसेस इन विच 2 और मोर कटर्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो 60 का सी, 61 ट्राई कीजिए।
देखो इसे बोला गया है कि जो कंपाउंड रेस्ट को ही, जो अगर हम टेपर टर्निंग करना चाहते हैं और कंपाउंड रेस्ट को ही सर्वाइवल देख करना चाह रहे हैं, तो उसमें तो क्या दिक्कत आएगी, हम बहुत लॉन्ग टूल के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड रेस्ट हमारा जब फिक्स होता है वही आगे पीछे से होता रहता है, ठीक है। तो एक स्लाइड पे आगे पीछे हो सकता है, तो बहुत हाई लेंथ के लिए नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत स्मॉल लेंथ के लिए और हाई टेपर के लिए कर सकते हैं उसको हल्का सा घुमा के, ठीक है। शॉर्ट जॉब्स विथ अ स्टीप टेपर, मतलब बहुत हाई टेपर। 61 का डी हो जाएगा, 62 ट्राई कीजिए। देखो डबल ये कोई स्क्रू थ्रेड विद डबल स्टार्ट है, 2 mm पिच है, मतलब कि लेकिन डबल स्टार्ट है तो एक रिवोल्यूशन में 4 mm जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दूसरा कि लीड स्क्रू है, उसकी पिच 6 है, लीड स्क्रू का पिच 6 है, 6 mm, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम कराना है, डिस्टेंस सेम कराना है, तो पूछा है स्पीड रेशियो पूछा गया है। तो आप 4 n ऑफ पहला क्या है स्क्रू इंटू 6 इंटू n ऑफ लीड स्क्रू, तो क्या पूछा है रेशियो ऑफ लेथ एंड लेथ स्पेंडल एंड लीड स्क्रू। तो स्पिंडल ये मान लेंगे, स्क्रू थ्रेड कैसे करेंगे, हाँ स्पिंडल ही घुमाएगा स्क्रू थ्रेड को ना, तो एन एस अपॉन एन एल जब निकालेंगे तो 3:2 आएगा, तो आंसर डी होना चाहिए 62 का। सॉरी क्या होगा, डी नहीं सी होगा, स्पीड ऑफ द एक मिनट रुक, 62 का जो है यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है, कैसे नहीं करेंगे, इसमें बोला गया है 62 में कि बिकॉज डबल स्टार्ट है तो सिंपल बात है कि 4 mm हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन में 4 mm जाएगा, ओके। और दूसरा है कि फिर उन्होंने बोल दिया पी इज टू पिच यानी नंबर ऑफ स्टार्ट, लेथ स्पेंडल, यार समझ में नहीं आ रहा मुझे इन्होंने कैसे किया है, तो उधर डिस्टेंस है ना, तो इन्होंने कैसे किया बता दे रहा हूँ मैं। स्पीड ऑफ द लेथ इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका है कि स्पीड ऑफ लेथ स्पिंडल अपॉन स्पीड ऑफ लीड स्क्रू इक्वल टू डायरेक्टली लिख दिया इन्होंने 4/6, ठीक है 4/6 लिख दिया इन्होंने डायरेक्टली, इक्वल टू करके 2/3 कर दिया। थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया इस क्वेश्चन में, ठीक है समझ गया होगा आप, तो अगर आपको आता हो समझ गया, हल्का सा मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, पता नहीं क्यों, है क्वेश्चन ईजी, बहुत टफ नहीं है। तो 62 का आंसर सी है। 63 जो है क्वेश्चन नंबर 12 का रिपीटिशन है, 64 ट्राई कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सॉलिड रॉड बाई विच, स्क्रू थ्रेड ऑन सॉलिड रॉड्स बाई विच आर द फॉलोइंग। तो इससे कई मेथड होते हैं, तो सबसे बेस्ट बोरिंग बार सब तो नहीं है, बोरिंग बार मैंडल पंच ये सब नहीं है, लेकिन अगर हम रोलिंग वाले से करना चाहें, जो रोलिंग वाला होता है तो कर सकते हैं आराम से। तो देखो इसमें होता है ना कि एक हम रॉड ले लेंगे, रॉड टाइप, और दो तरफ से डाई लेके ऐसे घुमा देंगे, रोल थ्रेडिंग से बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रेड्स बन जाएंगी, यहाँ बीच में आपका वो रहेगा, जैसे मान लो ये आपका वो है बार है, और बाद हमने डाई लिया ऐसे घुमा दी, तो इस पर थ्रेड्स बन जाती हैं, ठीक है। तो 64 का ये हो जाएगा। 65 नंबर रिपीटिशन है, पीछे हमने किया हुआ था। 66 नंबर कीजिए। देखो यहाँ पे पूछा गया गियर जनरेटिंग,
प्रोसेस। तो गियर जनरेटिंग में बस दो ही आते हैं, यहाँ पे ये याद कर लो, इस पर कन्फ्यूज होता ना, गियर हॉबिंग एंड गियर शेपिंग। हॉबिंग से एक्सटर्नल गियर्स और शेपिंग से हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों बना सकते हैं। इंटरनल के लिए हमारा पिनियन कटर यूज होता है, पिनियन कटर, और एक्सटर्नल के लिए रैक कटर यूज होता है। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा 66 का। ट्राई क्वेश्चन नंबर 67। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 67 है उसमें बोला गया विच आर द फॉलोइंग मशीनिंग प्रोसेस विच कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग फ्लैट सर्फेसेस। तो फ्लैट के लिए सभी को लोग कर सकते हैं, शेपिंग को कर सकते हैं, मिलिंग को भी कर सकते हैं, ब्रॉचिंग कर सकते हैं। ब्रॉचिंग में लोग कन्फ्यूजन के लिए कर सकते हैं। अगर आप इस पर ग्रुप बनाना है तो आप सीधे ले जाइए अपने टूल को, बस घींच दीजिए हार्ड। देखो, और एक चीज़ होती है कि जो ब्रॉचिंग करते हैं, ब्रॉचिंग कर सकते हैं, इतना समझ लो। सिंपल सी बात है ना कि अगर आप ये प्लेन सरफेस पे आप ले जाइए अपनी मशीन को, इसको खींच दीजिए तो जो ग्रूव है वो बन जाएगा। 1 2 3 तीनों होगा, डी आंसर आएगा इसका। 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो याद होना, अगर याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए इसे, ये याद ही करना है। तो CLA जो इसका होता है 0.01 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 68 का डी। 69 ट्राई कीजिए। तो यहाँ बात की जा रही है कि फ्लैंक वियर कहाँ पे अकर होता है। फ्लैंक वियर कहाँ पे होता है, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है कि ये होता है आपका फेस पे तो नहीं होगा, ये होता है आपका रिलीफ साइड्स पे, ठीक है। तो नोज पार्ट पे हो सकता है हल्का फुल्का, और रिलीफ पार्ट्स पे, तो फ्रंट रिलीफ एंड साइड रिलीफ। 69 का सी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 70। जैसे क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे यार, पहला जो वीडियो था ना उस पर काफ़ी कुछ रिपीट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि ये मशीनबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, और उसमें हमने ये देखा था कि क्या सीक्वेंस होता है, किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मशीनबिलिटी वैसे टूल लाइफ, कटिंग फोर्सेस एंड सरफेस फिनिश, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका सरफेस फिनिश, फिर होता है टूल लाइफ, और कटिंग फोर्स, शायद टूल लाइफ एंड कटिंग फोर्सेस, तीनों ही होते हैं इसके मशीनबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो 70 का ये होगा। कितना कटिंग फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में ही नहीं था, कटिंग फोर्स एक ऑप्शन नहीं था उसमें, सरफेस फिनिश था, टूल लाइफ था, एक और कुछ था। ट्राई कीजिए 71 नंबर। तो पूछा गया कि इन स्ट्रेन गेज डायनोमीटर, पूछा गया कि इन स्ट्रेन गेज डायनमोमीटर कितने हम एक्टिव गेजेस यूज करते हैं। तो इसका आंसर को याद कर लीजिए, 4 यूज करते हैं। 71 का ए। 72 ट्राई कीजिए। देखो, बोला गया कि अगर हमें MRR बढ़ाना है टर्निंग में तो हमें क्या सबसे पहले वही करना चाहिए। तो हमें एक चीज़ पता है कि टूल लाइफ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है बाई वेलोसिटी, देन फीड, देन डेप्थ ऑफ कट। तो हमें सबसे कम इसको वेरी करना चाहिए वेलोसिटी को, क्योंकि अगर वेलोसिटी हमने बढ़ा दिया है MRR बढ़ाने के लिए तो टूल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे कम किससे इफेक्ट हो रहा है, डेप्थ ऑफ कट से। तो सबसे पहले हम वेरी कराएंगे डेप्थ ऑफ कट को, देन फीड को, देन वेलोसिटी को, ठीक है। टूल लाइफ अच्छी रहेगी और हमारा MRR भी बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 2 1।
सी, 72 का सी। 73 ट्राई कीजिए। हाँ सही है, 73 ट्राई कीजिए। देखो जो क्वेश्चन है इसे बोला गया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन इन जिग्स एंड फिक्चर्स हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर टू बी एलिमिनेटेड, ये पूछा गया है ना। तो सिंपल आपको पता होगा कि अगर किसी बॉडी को फिक्स करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें 6 के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्टेंट मतलब रुकने चाहिए, कहीं मूव ना कर पाए। तो मेरे हिसाब से आंसर यार डी होना चाहिए, और मैं दूसरी बुक में देखा था वहाँ पे आंसर डी ही था, लेकिन जो इस बुक में आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है यार। अगर आपको किसी बॉडी को रोकना है तो सारे मोशन कांस्टेंट करने होंगे, ठीक है। तो ये गलत होना चाहिए, तो लेकिन बस इन्होंने आंसर दिया हुआ है सी, और मेरा आंसर जो रहेगा डी ही रहेगा, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 74। तो यहाँ बोला गया कि कंटिन्यूस ड्रिबन लाइक चिप किस में बनती है। तो ये प्रॉपर्टी तब आएगी जब या तो आप बहुत हाई वेलोसिटी यूज कर रहे हो फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। पहला बात तो डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, और उसके साथ साथ वेरी हाई स्पीड होनी चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन होगा तभी आएगा ड्रिबन लाइक। तो 1 and 4, देन आंसर इज बी। 75 ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है कि फॉर ड्रिलिंग कास्ट द टूल इज प्रोवाइड विद द पॉइंट एंगल स्मॉलर देन द रिक्वायर्ड फॉर द डक्टाइल मटेरियल। इसका मुझे करेक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि स्मॉलर पॉइंट एंगल रिजल्ट इन द लोअर रेक एंगल, ये गलत है। अगर स्मॉल पॉइंट एंगल है तो जो रेक एंगल होगा वो हाई होगा। तो 75 का सी हो जाएगा आंसर। ओके 75 का सी है भी। 76 ट्राई कीजिए। जो 76 का क्वेश्चन नंबर है वो सिलेबस में नहीं है, उसका आंसर दे रहा हूँ डायरेक्टली आपको। तो जो लेथ वेथ है उस सिलेबस में नहीं है हमारे, वो कहीं नहीं पूछी जाती है। 76 का आंसर है डी। 77 ट्राई कीजिए। दो भी क्वेश्चन हम लोग अनकन्वेंशनल मशीन में कर चुके हैं, यहाँ पर रिपीट हो गया, फालतू में यहाँ दे दिया है। तो सबसे पहले एवरेज, मुझे सबसे पहले जो दिखा मैकेनिकल, तो मैकेनिकल दिखेगा। एवरेज जेट मशीनिंग वो होता है मैकेनिकल। तो मैंने सी को 3 से, सी को मिलाया 2 से, तो सी को 2 से मिला दिए, दोनों ऑप्शन चले गए, और आपका ए का 4 ऑटोमेटिकली मैच हो गया। देन हम पहुँचते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। तो हाँ इलेक्ट्रो प्लस केमिकल दोनों काम होते हैं। तो बी का ईडीएम से भी देख सकते हैं, ईडीएम में थर्मल होता है, ठीक है। ईडीएम में, हाँ ईडीएम में थर्मल होता है, ठीक है। डी का 1, तो आप आंसर आपका आ जाएगा 4321। 4321, तो आंसर है ए 77 का। ट्राई क्वेश्चन नंबर 78। ये भी पीछे डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन कि एन की वैल्यू क्या होगी फॉर सिरामिक्स। सिरामिक्स के लिए बहुत हाई होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमारा जो रेंज था वो था पॉइंट 1 से 0.15, 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.7, 0.5, 0.5 से 0.7 था। तो ये वाला आएगा सिरामिक के लिए, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 78 का सी। 79 ट्राई कीजिए। सेवेंटी नाइन ट्राई कीजिए।
देखो इसमें बोला कि रिडक्शन ऑफ टूल लाइफ, टूल ग्राइंडर कब रिड्यूस हो जाएगी, जब या तो टेम्परेचर बहुत हाई रहने लगे टूल में, उसका सही से वो बाहर निकल पाए विदाउट लुब्रिकेंट ड्यू टू द लैक ऑफ द लुब्रिकेंट। दूसरा है कि चिपिंग ऑफ द टूल एज, चिपिंग मतलब टूट जाए, हल्का हल्का टूटने लगे, थोड़ा थोड़ा निकलने लगे। तीसरा है ग्रेजुअल वियर ऑफ द टूल पॉइंट, ये भी सही है। तो तीनों आंसर सही लग रहा है मुझे। देन 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 आंसर ए दिया हुआ है, तो ए होना चाहिए। नहीं देखो यार, इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है, जो मुझे लगता है आंसर ए होना चाहिए, और मैंने एक चेक वेरीफाई भी कराया, वहाँ भी ए था, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है सी दिया हुआ है। लेकिन सी यार बहुत सही है नहीं, देखो आप 2 को छोड़ नहीं सकते हो, चिपिंग हो जाएगी तो टूल लाइफ घट ही जाएगा। ठीक है, देन आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो पहले सबसे पहले हॉबिंग पकड़ लेंगे, हॉबिंग होना ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया। देन मिलिंग, मिलिंग से भी करते हैं। इसमें रोल फॉर्मिंग दिया हुआ है और ब्रॉशिंग दिया हुआ है, इसमें कन्फ्यूज़न है मुझे भी। देखो ब्रॉशिंग से कर सकते हैं, मान लो ऐसे ब्लैंक है, यहाँ से हमने ओले का अपना ब्रॉश और हमने ऐसे खींच दिया, तो टीथ जो इंक्रीजिंग साइज होते हैं उसमें, तो टीथ काट देंगे वो। तो ब्रॉशिंग कर सकते हैं। 1 2 4 दिया हुआ है सर, रोल फॉर्मिंग को हटाया हुआ है इन्होंने, तो रोल फॉर्मिंग हम भी हटा देंगे। ओके, तो 1 2 4 सी आंसर है, ठीक है। और 81 जो रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 122 का, तो उसका आंसर दे दे रहा हूँ, बी आंसर होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 83। और जो 83 क्वेश्चन नंबर है, ये सिलेबस में तो नहीं है हमारे बेसिकली, फिर भी कर लो आप। देखो इसमें बोला गया कि स्क्रू फास्टनर को मास स्केल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, कैप्स्टन लेथ, सिंगल स्पेंडल, ऑटोमेटिक, सीएनसी यूज करेंगे यहाँ तक। यार अब तो उसी का ज़माना है, सीएनसी यूज करना चाहिए। सीएनसी मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर जानते हो क्या होता है, कि कई सारे मैगजीन लगी होती है टूल्स की, जो टूल चाहिए वो मैगजीन से निकल के आएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। 83 का डी, 84 ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, कि जो हमने पहले ड्रिल दिया हुआ था, तो पहले हमने उसका एन निकाला, फिर टी अपॉन एफ इंटू एन किया, वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। ये मैं यहाँ कराऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन देख के यहाँ सबको बताता हूँ क्या होगा आंसर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बेसिकली, दिक्कत वहाँ से है। देखो v इक्वल टू पाई डी एन बराबर 20,000 जब करेंगे, तो एन जो हमारा आ रहा है 100 अपॉन पाई आ रहा है। तो ड्रिलिंग टाइम जब निकालने जाएंगे, ड्रिलिंग टाइम, तो हमका 25 डेप्थ दिया हुआ है, और 100 अपॉन पाई एन है, और फीड आपका 2.5 है। फीड आपका कितना है, 0.25 है। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इन्होंने आंसर निकाला हुआ है 0.314 मिनट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। कुछ गलती हुई है क्या, 0.25 इन्होंने मल्टीप्लाई किया 1000, अच्छा है, फीड यहाँ 1000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1000, यहाँ 0.25 है, तो वैल्यू पुटअप करने पे इतना आंसर आ रहा है। आंसर इसका ए है 84 का। 85 ट्राई कीजिए। देखो गैंग मिलिंग, अभी हमने पहले पढ़ा था, गैंग मिलिंग में कई सारे कटर्स लगे होते हैं, मोर देन 2 कटर्स अगर यूज हो रहे हैं मिलिंग करने के लिए, तो वहाँ पे उसे हम गैंग मिलिंग कहते हैं। देन 2 और मोर देन 2, ये स्टेप्स और प्रिज्मेटिक बार के लिए यूज करते हैं। ओके, थ्रेड्स के लिए करेंगे नहीं यार, थ्रेड्स के लिए आप एक ही टूल यूज करते हैं, वही घूमता आता है। ठीक है, थ्रेड्स, बोर्ड्स, ये सब कुछ नहीं, आपका डी आंसर आएगा, 85 का डी।
ट्राई क्वेश्चन नंबर 86। 86 रिपीटिशन है, 87 में रिपीटिशन है, 88 ट्राई कीजिए। 88 ट्राई कीजिए। देखो तो आपने पढ़ा होगा, पीछे गया आपने क्वेश्चन कि इसे बोला गया कौन सा हम एब्रेसिव के लिए यूज नहीं कर, एज एब्रेसिव यूज नहीं करते हैं द ग्राइंडिंग व्हील्स। तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं, सीबीएन भी यूज करते हैं, बस यही मैग्नीज ऑक्साइड रह गया। तो 88 का डी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 89। एटी 89 नंबर ट्राई कीजिए। पाई इंटू 100 एंड 30,000 दिया हुआ, इसको सॉल्व बस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई खास नहीं है। और यहाँ बचा 300 अपॉन 3.14 बचा हुआ, तो ये पर सेकेंड आया हुआ है ना, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द पर मिनट आंसर। देन 60 से मल्टीप्लाई करने पे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट इसके बी के, ठीक है, 89 का बी। और जो 90 क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 91 ट्राई कीजिए। देखो इससे बोला गया 12 किसको रिप्रेजेंट करता है, 12। तो एक चीज़ याद कर लो कैसे होते हैं एंगल्स। दो ट्रिक है, पहला आर आर सी, मतलब कि रेक, रिलीफ, कटिंग एज, ठीक है, आर आर सी या तो कटिंग एज। और एक बात और याद कर लो कि लास्ट में साइड आएगा, मतलब कि पहले रेक एंगल होगा तो रेक बैक एंगल होगा, फिर साइड, दो रेक एंगल के हो गए। फिर आएगा एक बार रिलीफ, रिलीफ वाला आएगा तो पहले बैक होगा फिर साइड होगा। देन आएगा कटिंग एज एंगल आएगा तो लास्ट में साइड आएगा। ओके, ऐसे याद कर लो। फिर लास्ट में आता है नोज रेडियस। देन नोज रेडियस होता है आपका एमएम में। तो 12 के बारे में पूछा गया तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ये साइड है और रेक है, स्टार्टिंग दो रेक है ना, दो दो एंगल होते हैं सबके, तो साइड रेक होगा, साइड रेक एंगल 191 का बी, 191 का बी हो गया। और 92 क्वेश्चन नंबर है जो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 170 का, तो आप क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए 93। ओके, 93 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू हार्डेंड एंड ग्राउंड प्लग्स, स्मॉलर वन हैविंग द फ्लैट मशीन ऑन द ईच साइड। देखो यार इसका बहुत एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं आता, बस आंसर याद ही करना है, कोई इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है यहाँ पे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। 93 का आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। देन 94 ट्राई होता है
प्रोडक्शन ऑफ द करेक्ट गियर टूथ प्रोफाइल एम्प्लॉइंग फ्रॉम कटिंग प्रिंसिपल वुड रिक्वायर अ सेपरेट कटर फॉर कटर डिफरेंट number of cutting different number of teeth even for the same module and the also there are देखो पढ़ने में थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है तो आंसर इसका ए मार सकते हैं, लेकिन बट बहुत कन्विंसिंग नहीं है अभी, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका ए दिया हुआ है, 95 कीजिए। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज फॉर टेपर टर्निंग टेपर्स, ठीक है, इंटरनल टेपर टर्निंग के लिए। तो टेपर अटैचमेंट आता है उसके लिए, ओके, टेपर अटैचमेंट। आंसर 95 का बी हो जाएगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 96। 96 जो है वो रिपीटिशन, 97 में भी रिपीटिशन, 98 ट्राई कीजिए, 98 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ कोबाल्ट आ गया ना, जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये हार्डनेस बढ़ाता घटाता है, हार्डनेस स्ट्रेंथ सब घटाता है, डक्टिलिटी बढ़ाता है, लेकिन मैंने वहाँ बताया था कि मेन इसका काम होता है हॉट हार्डनेस बढ़ाना, मतलब हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस को बढ़ा के रखना, मतलब उसको ख़राब मत होने देना। तो इसका मेन काम है कटिंग एफिशिएंट स्पेशली एट द हाई टेम्परेचर। 98 का ए होना चाहिए, ओके, 98 का सी दिया, सॉरी, ओके ओके कोई बात नहीं। कटर नहीं, हार्डनेस इसमें कहाँ लिखा है यार, हार्डनेस सी वाले में लिखा हुआ है ना, रेड हार्डनेस, मतलब जो रेड हार्डनेस है उसको भी हम, वो भी हॉट हार्डनेस का दूसरा फॉर्म है, उसको मतलब कहते हैं, दूसरा नाम है, ठीक है, सी आंसर ही होगा, मैंने टिक मार दिया। इस रेड हार्डनेस ऑफ द HSS टूल, 98 का सी हो जाएगा। 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो रिपीटिशन है, क्वेश्चन नंबर 47 का, इसका आंसर दिया जा रहा है ठीक है, 200 ट्राई कीजिए, 200 क्वेश्चन नंबर 147 का सब रिपीटिशन है, 99 नंबर, 99 का बी आंसर है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 200। यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील की बात की गई है, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड कितनी होगी कंपेयर टू द वर्क पीस। तो जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड होती है बहुत हाई होती है कंपेरिजन टू वर्क पीस, दैट इज द 65 to 75 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ वर्क पीस। देन आंसर हो जाएगा बी, डी सॉरी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 201। देखो constituents of ceramic are oxidized of different material which are cold sintered, which are, देखो याद ही करना है, which are ground sintered and pelleted to make ready ceramics। 201 का 201 का बी दिया हुआ है। एंड थर्ड नंबर, सेकंड नंबर ट्राई कीजिए। देखो हाई टेम्परेचर की बात की तो हाई टेम्परेचर कौन बियर कर लेता है ज़्यादा, ये सब फर्जी हैं। HSS एंड लीड दे दिया था, बेकार ही हो गया। यहाँ पे स्टील एंड जिंक है, तो सबसे बेस्ट था सरमेट्स। सरमेट्स में क्या होता है, सरमेट्स में आगे सिरामिक होता है, पीछे मेटल लगा होता है, ठीक है, उस सिरामिक आप जानते ही हो कि हाई टेम्परेचर बियर कर लेता है वो। देन आंसर हो जाएगा 202 का सी। 3 नंबर ट्राई कीजिए।
यार ये सिंपल क्वेश्चन थर्ड नंबर कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे कटिंग स्पीड तो टाइम जो है कम ही होगा। ओके, टोटल टाइम जो है तो 203 का ए। 3 का क्या पूछा है टोटल? अच्छा हाँ, एक चीज़ जो वो सब बढ़ जाएगा, टूल चेंज और वो सब बढ़ जाएगा। जो ऐसे ग्राफ आता फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, डी आएगा। क्योंकि टूल चेंज टाइम या फिर वो सब बढ़ने लगता है, वो होता है ग्राफ होता है, वो हमने पीछे डिस्कस किया था एक बार। 23 का डी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 24। तो ये भी क्वेश्चन हमने किया है लेकिन इंटरनल में हमने सेंटर से ऊपर उठाया तो क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पूछ दिया इन्होंने कि एक्सटर्नल पे कोई मशीन लगी हुई है, वो वहाँ पे बोरिंग हो रही थी, यहाँ पे टर्निंग हो रही है। तो देन पूछना है कि क्या इफेक्ट्स आएंगे एंगल्स पे। ठीक है, तो ये होता है आपका रेक एंगल। तो अगर आप ऊपर ले जाओगे तो रेक एंगल बढ़ेगा, और अगर आप बोरिंग कर रहे होते हैं ना तो और ऊपर ले जाते टूल को सेंटर से तो रेक एंगल घटता। तो यहाँ पर रेक एंगल बढ़ेगा और क्लियरेंस एंगल घटेगा। ठीक है, 104 बी आंसर। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। तो आज यार वीडियो ख़त्म करते हैं और कल एक और वीडियो में बना दूंगा जो लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि काफ़ी बार हल्ला वल्ला हो रहा है और गर्मी बहुत हो गई है यहाँ पे। तो थैंक यू। आज की है छोटा वीडियो है काफ़ी। और अपने दोस्तों को बताओ अबाउट दिस चैनल, और या फिर जो हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।